नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। किलर कोरोना वायरस की मार से ब्रिटेन बुरी तरह से बेहाल है। ब्रिटेन में भारतीय और पाकिस्तानी समुदाय के लोग कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले समूहों में शामिल हैं। इंग्लैंड के अस्पतालों में कोविड-19 की वजह से हुई मौतों के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यह जानकारी सामने आई है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने पिछले हफ्ते समीक्षा जारी करते हुए कहा कि बहुत अधिक अनुपात में अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि के लोगों की मौत हुई है, जिसे वास्तव में चिंता में डाल दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईसीएमआर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कोरोना की स्थिति सहित कई मुद्दों पर बातचीत की। During this period, we are more or less लगभग हम उसी जगह पर हैं जहां हम एक माह पूर्व थे, यानी स्थिति बहुत बिगड़ी नहीं है। लगभग 4%, 4.5% लोग जो टेस्ट हुए थे वो पॉजिटिव निकले थे एक माह पहले, और अभी भी लगभग वही स्थिति है कि जितने लोग टेस्ट हो रहे हैं उसमें से जो प्रतिशत पॉजिटिव हो रहे हैं लगभग वही हैं, यानी कि हम एक कांस्टेंट लाइन, अगर आप इसको देखें तो वहां पर हैं। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं और हम ये देखने का प्रयास करें कि अन्य देशों की तुलना में हमारी क्या स्थिति है। इट्स अ रफ कंपैरिजन। There can be no one-to-one comparison. Each country is different and each country needs a different strategy. But this is roughly a rough comparison. What is our first goal? As far as hospitalization is concerned, our first goal, हमारा पहला प्रयास ये है कि लोगों को अस्पताल ना आना पड़े. That is our first strong leg of strategy. How will that happen? अगर लोगों को अस्पताल नहीं लाना है तो जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार देश के समक्ष रखा है, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, डिसिप्लिन एंड टेकिंग केयर ऑफ द वनरेबल, ये एक प्रमुख मुद्दा है कि जिसको इस संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो कोमॉर्बिडिटी वाले बुजुर्ग हैं, जो 60 साल की उम्र के ऊपर हैं, उनको कोमॉर्बिडिटी है, इस वर्ग को हमें सामाजिक रूप से सुनिश्चित करना है कि हम उसे सुरक्षित रखें। अनुशासन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम मेंटेन करेंगे, जिस तरह से लॉकडाउन की पीरियड में हमने किया है, तो हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि कम से कम लोग अस्पताल तक पहुंचे। संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। गृह मंत्रालय ने समय समय पर इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर सलाह दी है कि सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को पर्याप्त सुरक्षा दें, चाहे वे हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हों, क्वारंटाइन सेंटर में हों या परीक्षण हेतु फील्ड में जा रहे हों। माननीय गृह मंत्री जी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ बैठक की और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा का आश्वासन दिया। माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशानुसार गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल को पत्र लिखकर सभी राज्यों को कहा है कि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और आईएमए के लोकल चैप्टर के साथ मिलकर मेडिकल प्रोफेशनल्स की पर्याप्त सुरक्षा हेतु जो कदम उठाने हैं उनको सुनिश्चित करें। चिकित्सा टीमों की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनकी जानकारी भी आईएमए के लोकल चैप्टर के साथ साझा करें। इससे स्वास्थ्य कर्मी विश्वस्त होंगे कि वे सुरक्षित हैं। इस संबंध में जिला एवं राज्य स्तर पर नोडल ऑफिसर्स को भी नियुक्त करें जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा संबंधी समस्याओं का निदान कर सके। कोरोना वायरस को लेकर उठाए गए कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। India responded to this challenge within 24 hours of getting this news from China that they have detected this new coronavirus on
17th, on 7th of January. On 8th January itself, we had organized our first meeting of the expert group of technical people, our doctors, epidemiologists, and whosoever was relevant. Within the next 7 days or so, we had formulated our detailed preparedness plan, which we had sent to all the states in the country. We also started our community surveillance on the 17th of January itself, although our first case came 13 days later on 30th of January. And we had also started screening flights coming from nations where the infection had been reported. And this slide also shows that at only about 600 cases we implemented the राजस्थान स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना का अपडेट देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। राजस्थान में सुबह 9 बजे तक जो टोटल सैंपल्स लिए गए थे जांच के लिए, उनकी संख्या 66,257 है और जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 1935 हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीजों की संख्या 344 है और उनमें से 133 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। जो टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ाने की बात सरकार के द्वारा की गई थी, उसमें भरतपुर, डूंगरपुर, पाली, बाड़मेर में RT-PCR की मशीनें पहुंच चुकी हैं। उदयपुर, अजमेर में जांच की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एडिशनल RT-PCR मशीनें पहुंची हैं और भीलवाड़ा को ICMR नई दिल्ली से जांच के उपरांत हमें उम्मीद है कि आज परमिशन मिल जाएगी जांच की। इसके अलावा जो जोधपुर में डेजर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें भी जांच की सुविधा प्रारंभ हो गई है। उसमें 300 जांच प्रतिदिन हो रही है। हमने जयपुर और जोधपुर के लिए कोबास 8800 मशीनें खरीदने का आदेश दिया है, जिससे हमारी वर्तमान जांच क्षमता जो 2,500 से 3,000 है, उसमें 3,000 टेस्ट पर डे और बढ़ जाएगी जयपुर और जोधपुर को मिला के। एक मशीन से RNA एक्सट्रैक्शन तथा RT-PCR दोनों टेस्ट एक साथ हो सकते हैं। एक आपका ऑटोमेटिक है और दूसरा मैनुअल है। राजस्थान और तेलंगाना देश के वो राज्य हैं जो सबसे पहले इसको खरीद रहे हैं। तो हमारे लिए जो बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि हम 10,000 पर डे टेस्ट करने की कैपेसिटी डेवलप करने वाले हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपनी बात रखी और केंद्र सरकार को सुझाव भी दिए। The last CWC meeting, April 2nd, 2020, discussed key challenges and necessary measures to deal with the COVID-19 pandemic. The CWC had identified key issues and classified them under 4 distinct heads. 1. Containment and treatment. 2. Livelihood support. 3. Maintenance of supplies. And 4. Economic revival. The CWC notes with concern that while some issues have been acknowledged partially by the government, others continue to languish. Furthermore, in the 3 weeks since, these issues have become complicated due to the failure to address them in a timely and effective manner. On these 4 issues, certain crucial insights have also emerged. The fight against COVID-19 is being district, city. States therefore must be empowered to devise solutions tailored to their unique situations and challenges. The fight must be bottom up instead of the top down. One size fits all policy currently on display. The central government can vastly bolster the states' efforts by providing them with adequate financial support, starting with releasing their full share of the goods and service tax
collected so far and allowing them greater physical space to borrow. कांग्रेस कार्य समिति का जो आज का बयान है उसमें कांग्रेस कार्य समिति ने 2 अप्रैल 2020 की बैठक से और आज तक जो देश के सामने कोरोना की अलग अलग चुनौतियां और उसके उपाय हैं उन पर चर्चा की। CWC ने मुख्य समस्याओं को पहचानकर उसको 4 भागों में बांटा है। पहला है कोरोना की रोकथाम और इलाज, दूसरा है लोगों के लिए आजीविका का साधन, तीसरा है आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को बनाए रखना और चौथा है आर्थिक पुनरुद्धार यानी दोबारा से इकोनॉमी को किक स्टार्ट करना। इन 4 समस्याओं के मामले में कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। कोविड-19 के खिलाफ यह लड़ाई राज्य, जिला, शहर एवं गांव के स्तर पर लड़ी जा रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि राज्यों को अपनी विशिष्ट स्थितियों एवं चुनौतियों के अनुरूप समाधान तैयार करने के लिए सक्षम बनाया जाए। कोविड के खिलाफ लड़ाई की रणनीति हर स्थान के लिए वहां की विशेष परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए, न कि ऊपर बैठकर, केंद्र में बैठकर एक ही नीति और एक ही निर्णय सभी पर एक सिरे से थोपकर लागू करना चाहिए, जो वर्तमान में होता दिख रहा है। केंद्र सरकार को राज्यों को इस लड़ाई में सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देनी चाहिए, जिसकी शुरुआत जीएसटी की संपूर्ण बकाया राशि राज्यों को लौटाकर तथा उन्हें ऋण लेने के लिए ज्यादा वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करके की जा। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए उस वीडियो से विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद ममता सरकार ने अस्पतालों में मोबाइल फोन प्रतिबंधित कर दिया है। अब इस पर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने भी प्रतिक्रिया दी है। किसी ने मोबाइल अंदर नहीं ले सकते, ऐसा करके वो जनतांत्रिक अधिकार को नष्ट करना चाहता है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। ऐसा करके सरकार जो आदेश दिया, दुनिया में किसी जगह में ऐसा आदेश नहीं है और इसीलिए सत्य को छुपाने के लिए ममता बनर्जी सरकार ये आदेश दिया। उन्होंने अस्पताल को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया। मोबाइल से फोटो छुपाने से ही सारे काम हो जाएगा, ऐसा सोच के ममता बनर्जी जो आदेश दिया वो आदेश काला आदेश है, वो आदेश जनतंत्र का खिलाफ है। हम इसके सख्त विरोध करते हैं और हम विरोध करते रहेंगे। हम आईनज्ञ लोगों से परामर्श करेंगे, जरूरत है तो इसके खिलाफ हम अदालत तक जाएंगे, लेकिन ऐसा काल आदेश को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब ने मीडिया बुलेटिन जारी किया जिसमें बताया गया कि आज पटियाला और अमृतसर के 20 मामलों की पुष्टि के बाद जालंधर में 6 नए मामले सामने आए, जिसके बाद पंजाब में पॉजिटिव मामलों की संख्या 283 हो गई है और 17 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लॉकडाउन के चलते एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 80 क्विंटल चावल मजदूरों में वितरित किए। ये चावल पापर मजदूर काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि हम कई जगह काम करने गए, भूखों पेट सोए, लेकिन इम्फाल जैसी जगह नहीं देखा। गाड़ी चलाता हूँ। जिस तरह मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डायरेक्टर और इनका सारे स्टाफ आके यहाँ आप लोग का मतलब जहाँ रहन सहन के लिए कोविड-19 के दौरान पे जो आपको चावल जो दे रहे हैं वो इसमें आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्यों? इम्फाल बहुत अच्छा लग रहा है। इम्फाल के और बहुत जगह गया है, ऐसा नहीं मिल रहा है। इम्फाल में जो पैसा भी दे रहा है ड्राइवर लोग को 1500 करके, और ड्राइवर को मतलब भूखा नहीं मरने के लिए बहुत जगह गया है और भूखा सोना पड़ता है क्योंकि राशन भी नहीं मिलता है ना। इस जगह में बहुत अच्छा है इम्फाल। तो मेरे कहना मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना यहाँ आके आपको दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि सब कहते हैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो मतलब उधर जाने के बाद तो वो लोग तो बहुत हाई प्रोफाइल का है, तो इसमें आप लोग को जाने भी बहुत मुश्किल होता है। फिर भी इन लोगों ने आप लोग के तहत मतलब आप लोग के सोच के जो दे रहे हैं ना, इसमें आप इन लोग को क्या कहना चाहते हैं? मैं थैंक यू बोलूँगा।
मेरा तरफ से। जबरदस्त। हाँ, दिल से दिल से कोई बांट रहे हैं, कैसे लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक है। ठीक कैसे? ठीक मतलब जिस तरह की खुशियाँ, किस तरह की नहीं, खुशियाँ? खुशी अभी तो बंद ही क्या थी, इसलिए तो सब देने से भी ठीक है। वही बात। तो पहले जो जितना जो डिस्ट्रीब्यूशन, चावल डिस्ट्रीब्यूशन उस समय तो मिलता था किसी को? हाँ, एक बार मिला है पहले। जिस तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी भी जो कर रहे हैं वो भी अच्छा है सबको। हाँ, ठीक। देश के प्रधानमंत्री और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से बाहर निकलने के दौरान मास्क पहनने के लिए आग्रह किया गया है, जिसके चलते प्रदेश का प्रत्येक नागरिक मास्क पहन रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और एहतियात रखने की आवश्यकता है। जो मास्क हमें सुरक्षा प्रदान कर रहा है, उसको उपयोग में लाने के बाद उसे डिस्पोज भी उतनी ही जागरूकता के साथ किया जाना चाहिए, ताकि मास्क से संक्रमण न फैल सके। इसलिए सोलन नगर परिषद ने लोगों को जागरूक करना आरंभ कर दिया है। सोलन शहर में कई स्थानों पर डस्टबिन लगाए जा रहे हैं, जिसमें शहरवासी उपयोग में लाए जा चुके मास्क को फेंक सकेंगे। ये अवगत करना चाहता हूं कि नगर परिषद अपने स्थानीय स्तर पर इस विश्वव्यापी महामारी से बचने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे समस्त अधिकारी जो अपने कर्मचारीगण जितने भी हैं, अपने अपनी ड्यूटी पे इस बीमारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और जहां तक मास्क और ग्लव्स को डिस्पोजल का सवाल है, तो इसके विषय में मैं ये अवगत करना चाहता हूं कि प्रशासन के सहयोग से जो हमें टाइम पर सरकार से और प्रशासन से इसके आदेश प्राप्त हो रहे हैं, उन आदेशों के मुताबिक हमने जो मास्क की डिस्पोजल है उसके लिए शहर में विभिन्न जगह चिन्हित की है। 15 स्थानों पर हम छोटे छोटे डस्टबिन रखेंगे और इन डस्टबिन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए पॉम्फलेट्स के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके प्रेस के माध्यम से ये लोगों को अवगत करेंगे और इसका प्रचार करेंगे कि भाई इन डस्टबिन से बीमारी की आशंका है और इन इनसे मास्क से और ग्लव्स से, इसलिए इनको निर्धारित स्थान पर निर्धारित हमने जो डस्टबिन रखे हैं उसमें डालें। महाराष्ट्र के मुंबई के मठजेट्टी में इन दिनों मछुआरों की स्थिति काफी खराब है। महाराष्ट्र सरकार न तो इन्हें मछली पकड़ने दे रही है और न ही मछुआरों के लिए कोई सुविधा है। ऐसे में मच्छी के बोट पर काम करने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर इन दिनों जंगलों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनका कहना है कि मालिक द्वारा उन्हें काम से भी निकाल दिया गया है और पैसे भी नहीं दिए गए। यह मजदूर समुद्र के किनारे बसे मठजेट्टी गाँव में जब जाकर रहना चाह रहे थे तो गांव वालों ने भी उन्हें वहां से भगा दिया, जिसके बाद ये मछुआरे मठजेट्टी की इन पहाड़ियों पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर समय रहते महाराष्ट्र सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो स्थिति और भी भयानक हो जाएगी। मछुआरे का काम करते थे, हमारा मछुआरे का कॉन्टेक्ट था। मालिक ने हमें मछुआरे से लॉकडाउन की वजह से बोट खड़ा करके हम लोग को बाहर निकाल दिया और हम लोग एक जंगल में रह रहे हैं। हम लोग यहाँ से डरते हैं, जैसे जानवर आया, कुछ भी चीज़ आया, उससे हम डर के रहते हैं। सरकार से हमें निवेदन है कि वो हमें यहाँ से कहीं अच्छी जगह शिफ्ट किया जाए या हमको घर भेजा जाए। आप यहाँ कितने दिन से हो? सर हम यहाँ से लगभग 4-5 दिन से हैं। यहाँ पे 4-5 जंगल में ही थे? जंगल में है सर। कोई नगर सेवा, कोई सुविधा यहाँ मिली आपको अभी तक? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं सुविधा मिली। हम लोग बस थोड़ा किसी से मांग जात के खा रहे हैं, वही पड़े हैं। अच्छा, ये कम से कम काफ़ी ऊंचाई पे पहाड़ है? जी सर, बहुत ऊंचाई पे पहाड़ है। आप लोग डेली आना जाना रहता है, खाली यहाँ बैठे हैं? रात को डर और लगता है? रात को सर बहुत डर लगता है सर। कैसे हम लोग जानवर से बचा के यहाँ रहते हैं, रात को जानवर भी आते हैं। कोरोना वायरस को लेकर केंद्र के साथ टकराव करती दिख रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने राज्य पश्चिम बंगाल में लोगों के बीच लगातार जागरूकता अभियान चला रही हैं और इसके लिए वह सड़क पर भी उतर रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संदेशों के जरिए लोगों में खतरनाक कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चला रही हैं। इसके लिए लगातार तीसरे दिन वह सड़क पर जागरूकता फैलाने उतरी। साथ ही वह कोलकाता के सड़कों पर अपनी गाड़ी से लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक रहने को लेकर भाषण दे रही हैं। कोरोना के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का काम ममता बनर्जी ने अपनी गाड़ी से 21 अप्रैल से शुरू किया है और कोलकाता के कई इलाकों में गाड़ी रोक कर लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने और लॉकडाउन का पालन करने का निर्देश दे रही हैं।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में बांटने के लिए राशन की व्यवस्था की है, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जो हर व्यक्ति को लाभ मिलने वाला है वो पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया चावल अभी राज्य सरकार किसी कारणवश नहीं दे रही है। मैंने 19 तारीख को ही देश के मंत्री रामविलास पासवान जी से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। राज्य सरकार पता नहीं क्यों जो चावल गरीब के लिए है दे नहीं रही है। मैंने राज्य सरकार पर प्रभाव डाला, राज्य सरकार को पत्र लिखा, उनसे अनुरोध किया कि ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए कि जो जनता के लिए है, जो केंद्र सरकार ने मुफ्त में दिया है, उसको क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे प्रयासों के तहत राज्य सरकार ने कुछ सक्रियता दिखाई है और आज से उन्होंने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से चावल लेना शुरू कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह चावल निश्चित रूप से आपका पेट भरेगा, जिनके पास जाना चाहिए उनके पास जाएगा। यह चावल किसी भी तरीके से उन लोगों के पास नहीं जाएगा जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, उन लोगों के पास नहीं जाएगा जो इसका राजनीतिकरण करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को अधिकार नहीं है कि वो किसी भी राशन डीलर को धमकाए और अपने हिसाब से काम करने के लिए कहे। जो ऐसा करेगा वो कानून के शिकंजे में आएगा और जो अधिकारी इसकी नजरअंदाजी करेगा वो बहुत तकलीफ में आगे बढ़ जाएगा। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सियासी लोग किन्ने कुने वफा, इन्हां दे दावियां अते वादियां दे विच किन्नी क है सच्चाई। इन्हां सवालां दे जवाब लभण दे लई देखो जगतार दा वार हर ऐतवार शामी 7 बजे सिर्फ ANP न्यूज पे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि उन्होंने राज्य में उच्च मृत्यु दर को समझने और इसे रोकने के लिए विशेषज्ञों की ओर से कोविड से होने वाली हर एक मौत की जांच करवाने के हुक्म दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार माहिर टीम के नेतृत्व में महामारी को रोकने के लिए रोकथाम उपायों को मजबूत कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य में उच्च मृत्यु दर का कारण पीड़ितों को कोरोना के साथ अन्य बीमारियों का होना और लोगों का स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार है। जहां मरीज अस्पताल में देरी से आते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि 6.2% की उच्च मृत्यु दर के बावजूद पंजाब में कोविड-19 के वृद्धि की दर भारत के मुकाबले कम है, क्योंकि पंजाब में 16 दिनों बाद मामलों की संख्या दुगनी हुई है, जबकि राष्ट्रीय औसत के अनुसार 9 दिनों में मामले की संख्या दुगनी हो रही है। सचखंड श्री हरमिंदर साहिब के पास बने हेरिटेज स्ट्रीट को आज अकाली दल की तरफ से सैनिटाइज किया गया। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सराहनीय कदम उठाया गया है। जब से कर्फ्यू या लॉकडाउन लागू है, उसके बाद पहली बार सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया है। आपको बता दें कि सचखंड श्री हर मंदिर साहिब के आसपास रहने वाले हर रोज नतमस्तक होने पहुंचते हैं, इसलिए उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए आज अकाली दल की तरफ से हेरिटेज स्ट्रीट को सैनिटाइज किया गया। देखो अज विरासती मार्ग का सैनिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये एक अहम रोड है जिहदा सैनिटाइज नहीं किसी ने किया।
ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟ ਆਸਰਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ। पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब के लिए राहत की खबर सामने आई है। कुछ दिन पहले हल्की बस्सी पठान के गांव मनेली में तबलीगी जमात से संबंधित 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव आई थीं, जिनका इलाज राजपुरा के ज्ञान सागर हॉस्पिटल में चल रहा है। उन महिलाओं ने कोरोना वायरस को हराकर इस जंग को जीत लिया है। प्रशासन की तरफ से उनके लिए गए 2 टेस्ट अब नेगेटिव आए हैं। तबलीगी जमात से संबंधित इन दोनों महिलाओं की दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिला फतेहगढ़ साहिब के लिए यह बहुत ही खुशी की बात है। जिला फतेहगढ़ साहिब एक ऐसा जिला बन गया है जिसमें अब कोरोना का कोई भी मरीज नहीं है। वहीं प्रशासन की तरफ से भी फिर भी एहतियातन दोनों महिलाओं को 14 दिनों तक के लिए क्वारंटीन किया गया है। ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਉਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 43 ਟੈਸਟ ਭੇਜੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਫਲੂ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਬ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਸੀਪੀ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਏਸੀਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਮ ਕੁਆਰंटाइन ਕੀਤਾ। कोरोना वायरस के कारण लगे कर्फ्यू के चलते किसानों की मिली छुट्टी के बाद आम जनता भी सड़कों पर नजर आने लगी है, जिसको देखते हुए बठिंडा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिना वजह घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की। इस दौरान डीएसपी गुरजीत सिंह रोमाणा ने कहा कि आज सड़कों पर लोग ज़्यादा नजर आ रहे हैं, उन पर कर्फ्यू एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। रोमाणा ने बताया कि नोएडा से एक परिवार बठिंडा आया था, जिसको चेकअप के लिए सिविल हॉस्पिटल बठिंडा भेज दिया गया है। पंजाब के अमृतसर में राशन के लिए एक परिवार दर-दर की ठोकरें खा रहा है। पहले ये परिवार पैदल ही राशन को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब परिवार की बहू गर्भवती है, जिसके बाद परिवार की एक युवती रिक्शा चलाती है और बाकी परिवार रिक्शे पर बैठकर राशन को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक राशन नहीं मिला है। सर सानू राशन नहीं गा हुण साडे घर महीना हो गया लॉकडाउन होए नूं सानू कह रहे हैं पर्चियां लै लैंदे नाम लिख लैंदे आधार कार्ड जिथे कह रहे उत्थे ही आधार कार्ड लैके जा रहे हैं, पर सानू हुण तक राशन नहीं साडे महल्ले च किते भी नहीं आया। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ? साडे परिवार मेरे पापा है नहीं सिर ते, मम्मी मेरे हैगे आ, मेरी मम्मी हैगे आ, वो बजुर्ग शरीर आ, काम कुम नहीं कर सकते। 2 मेरे बच्चे आ, हसबैंड मेरा दिहाड़ीदार हैगा वा, वो बाहर फसिया होया किते लॉकडाउन च। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਾਰਨਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਾਲੇ राशन नहीं गा, इस तरह ही करी जा रहे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ करिए? पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते कोहराम के बीच राहत की खबर आई है। नवां शहर के बाद मोगा में भी कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया है। यहां से 4 मरीज थे जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। चारों मरीज 14 दिन से क्वारंटाइन थे। यातायात सेवा बहाल होते ही इन्हें महाराष्ट्र भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र से आए 14 जमातियों के दल का हिस्सा थे। पंजाब में अभी तक कोरोना वायरस से 250 से अधिक लोग चपेट में आ चुके हैं। सहायक सिविल सर्जन डॉक्टर जसवंत सिंह ने बताया कि मोगा के लिए बड़ी खुशी की बात है, इन चारों मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यह सब प्रशासन की सख्ती से हो पाया है। उन्होंने परमात्मा से अरदास की कि मोगा जिले की तरह दूसरे जिलों में पीड़ित मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आए। वहीं इन मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर साहिल गुप्ता ने बताया कि पूरे स्टाफ की मेहनत का नतीजा है कि आज हमारा जिला कोरोना मुक्त हो गया है। सारा
ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੈਮ, SMO ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੌੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਖਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ? ਟੈਸਟ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆर्डर भी है कि आप लगा रहे हैं सारे। हरियाणा के पानीपत में यमुना किनारे बसे नन्हेड़ा गांव की विवादित जमीन की 487 एकड़ गेहूं की फसल पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कंबाइन से कटाई गई। इस जमीन को लेकर कई बार खूनी संघर्ष भी हो चुका है, इसलिए गांव में कोई विवाद न हो इसके लिए दिन भर भारी पुलिस बल खेतों में तैनात रही। सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मजदूरों और कंबाइन संचालकों की कोरोना जांच और कंबाइन और ट्रैक्टरों की सैनिटाइज किया गया। कई बार इस जमीन को लेकर खूनी संघर्ष हो चुका है। कोई अनहोनी न हो इसको देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किसानों ने फसल काटने का काम शुरू किया गया। इस दौरान कोई विवाद पैदा न हो इसको देखते हुए फसल के आसपास पुलिस ने भीड़ जमा नहीं होने दी। ये माननीय हाई कोर्ट से स्टेटस को है इसमें यथास्थिति बनाने का, और उपायुक्त महोदय ने मुझे व BDO साहब को और SDO साहब को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया, और जिसका बोई हुई है वही आदमी फसल काटेगा। उसके लिए पुलिस का पर्याप्त प्रबंध है, एम्बुलेंस, डॉक्टर की टीम और शांतिप्रिय ढंग से काम चल रहा है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। इसका जो विवाद है वो तो गांव की जो 474 एकड़ भूमि है जी, जो बीजता है उनके काटने का जो मुद्दा है वो हाई कोर्ट के आदेश हैं, और मुझे बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट BDPO स्वानखा को और नायब तहसीलदार बबोली और हमारे राजेंद्र जी हैं SDO पंचायती, 3 आदमियों को हमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया। हम भारी फोर्स के साथ यहाँ कटाई करा रहे हैं, और किसी प्रकार का कोई झगड़ा वगैरह ना है, सुख शांति से लोगों की जो 2-2 किले के 3-3, 4-4 एकड़ के जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने बिजाई की थी वो अपनी कणक काट के खुद ही लेकर जा रहे हैं। ये किस लिए लगाई गई थी यहाँ पर? ड्यूटी मजिस्ट्रेट क्यों नियुक्त करना पड़ा? क्या ऐसा कोई हाई कोर्ट का मैटर था भी, जो कोई दबंग लोग हैं जी वो उनको काटने नहीं देते जी, क्योंकि वो बेचारे छोटे-छोटे मजदूर मतलब जिम्मेदार हैं जी। तो इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट में कोई रिट डाली थी। उसका आदेश हमारे माननीय अपर महोदय जी को आया था। उन्होंने हमारे को 3 अफसरों को यहाँ नियुक्त किया, और हम अपनी देखरेख में उनकी दिशा निर्देश में हम काम कर रहे हैं, और यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई विवाद ना है। अपनी अपनी जितनी गेहूँ बीजी है, 2 किले, 3 किले, 4 किले, वो काट के ले जा रहा है। हरियाणा सरकार आखिरकार आढ़तियों को मनाने में कामयाब हुई। आढ़तियों की मांगे माने जाने के बाद पानीपत की मंडियों में किसान अनाज लेकर पहुंचे। पिछले 4 दिनों से किसान अपने अनाज को मंडियों में लाने की बजाय खेतों में रखने को मजबूर थे, क्योंकि आढ़ती अपनी मांगों को लेकर अड़े थे। पानीपत गेहूं की खरीद के साथ किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। पानीपत की अनाज मंडी में सरकार के आदेश के बाद भी पिछले 4 दिनों से गेहूं की खरीद नहीं होने से किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि गेहूं की फसल को खरीदने वाला कोई भी नहीं था और किसान अपने गेहूं को घरों और खेतों में डालने को मजबूर थे। लेकिन आढ़तियों और सरकार की वार्ता सफल हुई और सरकार के फैसले के बाद सभी आढ़तियों ने खरीद शुरू कर दी। पानीपत में प्रशासन ने 18 जगह निर्धारित कर किसानों की गेहूं की खरीद शुरू कर दी है, जिससे किसानों को भी राहत मिली है। आमने समय की नज़ाकत को देखते हुए, बीमारी को देखते हुए, जमींदारों की परेशानियों को देखते हुए, कि जमींदारों का 15 दिन से गेहूँ कटाई हुआ पड़ा है खेतों में। अब यहाँ
मंडियों में आ नहीं रहा था क्योंकि हमने हड़ताल कर रखी थी। अब सीएम साहब ने भी कल कहा है भाई चलो, तो हमने भी अभी यही सोचा, हालांकि गवर्नमेंट ने हमारी सारी बातें नहीं मानी, एक जो मेन बात थी वो मानी ही नहीं, फिर भी हमने यही सोचा कि चलो मौसम ख़राब है, ज़मींदारों के बेचारे जो है 15 दिन से कटाई करे हुए भी पड़े हैं, तो फिर हमने यही फैसला लिया कि भाई चलो अब ये जो है दानों का काम निपटाओ, आगे देखेंगे जैसा। पूरे हरियाणा में हाँ, पूरे हरियाणा में हमने हड़ताल खोल दी है। हड़ताल कल हमने स्ट्राइक शाम को वापस ले ली थी, आज सुबह मंडियों में क्यों आ गया जी? क्या मांगे थी और किन मांगों की सहमति? हमारी मांगे थी, जो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सिस्टम किया था कि जो गेहूं की पेमेंट है वो डायरेक्ट ज़मींदार के खाते में जाएगी, लेकिन उसके बाद जो ही हम स्ट्राइक पे गए, इन्होंने वो डिमांड थी, हमारी पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई गवर्नमेंट के साथ, तो उसमें इन्हें मांगे तो मान ली थी कि भी ठीक है, जो आपकी पेमेंट है वो आपके खाते में डालेंगे और आप ज़मींदार को वो पेमेंट RTGS 3 दिनों के अंदर अंदर करेंगे। लेकिन उसमें फिर खामियां रह गई कि इन्होंने कई चीज़ों के बाद में एक लेटर जारी कर दिए कि आप नया अकाउंट खुलवाएंगे, जिस अकाउंट में हम काम कर रहे हैं वो अकाउंट नहीं चलेगा। उस अकाउंटों में हमारी सीसियाँ हैं सभी आड़तियों की, अपनी दुकानें हमने अपनी बैंक को रख रखी हैं, उसमें जिसके करोड़ के 50 लाख के जैसी भी अपने काम के हिसाब से CC करवा रखी हैं, और वो पैसा हमने ज़मींदारों में बांट रखा है। अब ये बोलते हैं कि आप नया अकाउंट खुलवाइए और इस अकाउंट को छोड़िए। किसान को पिछले कुछ दिनों से जिसका डर था, आज उनके साथ वही हुआ। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आज हरियाणा के फरीदाबाद में अचानक हुई बरसात से मंडी में पहुंचा हुआ किसान का अनाज पानी में भीग गया। किसानों का आरोप है कि वह एक दिन पहले मंडी में अपना अनाज लेकर आए थे, लेकिन उनके अनाज की तौल नहीं की गई और अनाज अब आसमान में बादल गरजे तो उन्होंने आढ़तियों से अपने अनाज को ढकने के लिए बारदाना मांगा तो उन्होंने नहीं दिया, जिसके बाद आसमान से बरसी आफत ने उनके पूरे अनाज पर पानी फेर दिया। ऊपर से आढ़तियों ने भीगे हुए अनाज को खरीदने से भी मना कर दिया। ऐसे में किसान की चिंताएं बढ़ गई हैं। पूरे साल मेहनत करने के बाद किसान आज अपने भीगे हुए अनाज को लेकर मंडी में खड़ा हुआ है और सरकार से मांग कर रहा है कि या तो उन्हें मुआवजा दिया जाए या उनका अनाज खरीदा जाए। अनाज लाए थे हम, आज का नहीं है हमारा अनाज, हम लाए थे कल सुबह से पड़े हैं यहाँ पर। आढ़तियों के पास हम हर बार आते हैं, हर बार तो मतलब कुछ व्यवस्था हो जाती है। इस बार ना उन्होंने पलट दिया है ना कुछ, उनसे कह रहे कि हमें कोई पलट दे, तो उनसे कह रहा कि अपनी व्यवस्था खुद करो। और पूरा अनाज जो है बिल्कुल भीग चुका है, बहुत परेशानी में हम इस टाइम। ये सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि हमें कम से कम जो हमारा अनाज भेजा है उसका कुछ तो मुआवजा दे, अन्यथा आढ़त तो ले ही नहीं रही है। ऐसा है जी, पूरा अनाज बिक गया, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सारा अनाज अभी तक ज़्यादातर जो है सुरक्षित है। कुछ ऐसी डेयरियाँ थी जो एकदम अचानक बारिश के कारण भाग दौड़ में नहीं ढकी जा सकी, मैक्सिमम डेयरियाँ हमने ढकवा दी थी, खुद जाके ढकवाई हैं। और जो ट्रैक्टर खड़े थे वो भी हमने कोल्ड शेड के अंदर घुसा दिए थे, फोटो भी है मेरे पास उनके। और जो भीगा है उसमें भी ये है जी, भरे हुए इकट्ठे थे, बारदाना भीगा है, अंदर से सेफ है, बारिश धूप लगेगी बारदाना सूख जाएगा, सब कुछ ठीक है। और जो कुछ 4-5 डेयरियाँ ऐसी हैं जो बिना ढके रह गई थी, उसमें भी मैं देख के आया हूँ। अभी ऊपर का थोड़ा सा कोई आधा इंच के करीब तक तो भीगी हैं, अंदर से बिल्कुल सुरक्षित हैं। ऊपर के अनाज को आड़ती सुखा लेंगे और दोबारा से भी पैक होने की स्थिति में है, वो ऐसा अनाज ख़राब नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये है कि इसमें किसान का नुकसान बिल्कुल नहीं होना दिया जाएगा, क्योंकि ये जब आड़ती के पास डेयरी आ जाती है तो उसकी जिम्मेवारी रहती है उसको सुरक्षित रखना। तो अगर अब कोई नुकसान भी भुगतना पड़ेगा तो आड़ती को भुगतना पड़ेगा। कोरोना महामारी को लेकर आने वाले रमजान के मुकद्दस महीने को देखते हुए हरियाणा में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित ऊंचा गांव की जामा मस्जिद में के इमाम ने मुस्लिम भाइयों से अपील करते हुए कहा है कि रमजान के दौरान कोई भी मुस्लिम भाई मस्जिदों में इबादत करने के लिए ना आए और घर पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इबादत करे, क्योंकि सरकार के आदेशों के अनुसार सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों में पाबंदी लगी हुई है। साथ उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, ऐसे में मुस्लिम भाई आगे आकर उनकी मदद करें, यही सच्ची इबादत होगी। कोरोना महामारी की वजह से हुकूमत ने मस्जिदों से, मंदिरों से, गुरुद्वारों से, गिरजाघरों से सबसे एक पाबंदी लगा दी, रोक दिया गया है कि दूरी डिस्टेंसिंग की वजह से। तो मैं इस वजह से ये कहना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम भाई हैं, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना आ रहा है,
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, गुनाहों की माफ़ी मांगें और गरीबों की मदद करें और जो दूरी डिस्टेंसेस बना के अपने घरों पे इबादत करें, क्योंकि मस्जिदों के लिए ही नहीं सबके लिए मना किया गया सरकार की तरफ से। तो हम यही चाहते हैं कि आप मस्जिद में ना आएं और अपने घरों पर ही रह के नहीं रोज़ा रखें, इबादत करें। यूपी के फतेहपुर जिले में इन दिनों कोरोना फाइटर का समाज सेवी संगठन हौसला बढ़ाने में लगे हुए हैं। वहीं आज 108 एम्बुलेंस चालकों पर पुष्प वर्षा करके सम्मानित किया गया। कोरोना फाइटर एम्बुलेंस ड्राइवरों के सम्मान के बाद उनके चेहरों में अलग सी मुस्कान थी। जहां पुष्प वर्षा के बाद उनका हौसला बढ़ा, वहीं समाज सेवी की माने तो जिस तरह एम्बुलेंस ड्राइवरों को बिना अपने जान की परवाह किए बगैर दूसरों को जान बचाने में लगे रहते हैं, इसलिए इनका हौसला बढ़ाने के लिए पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान बढ़ाया गया है। इसके लिए सभी को पहल करनी चाहिए, जिससे इनका हौसला बढ़ेगा। 108 एम्बुलेंस जो हैं उनके जो चालक हैं जी, उनका सम्मान करने का काम किया है, क्योंकि ये बेचारे अपनी जान पर खेलकर किसी भी मर्ज की परवाह न करके अपना घर परिवार छोड़कर ये उनकी सेवा में लगे हुए मरीजों की, इसलिए आज हमने इनका पुष्पमाला पहना करके इनका सम्मान करने का काम किया है। अच्छा, जो कोरोना के लिए इस समय एम्बुलेंस चल रही है, उनका क्या सम्मान नहीं किया क्या आपने? जी वही, उसमें कोरोना की नहीं है, 108 की एम्बुलेंस और कोरोना स्पेशल एम्बुलेंस भी उसमें शामिल है। ये जो मरीजों को लेके आते हैं अपने हाथ में जान लेके और मरीजों को लेके आते हैं और लेके छोड़ने जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। पिछड़ा आयोग के सहयोग में अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और अनुसूचित मोर्चा जिलाध्यक्ष देवनाथ धाकड़े ने इन लोगों को सम्मान किया और मरीजों को बैठाल के लाते हैं और अपनी जान हाथ में ले रहते हैं, सम्मान किया। कितने लोगों का लगभग सम्मान किया? 15 आदमी का। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के कोटा जिले को कोचिंग का हब कहा जाता है। यहाँ देश के सभी राज्यों से छात्रा कोचिंग लेने पहुँचते हैं। कोचिंग के लिए हरियाणा के छात्रों की भी पहली पसंद कोटा ही रहती है। कोरोना वायरस महामारी के बीच हरियाणा के 858 छात्र यहाँ फंसे हुए हैं। हरियाणा सरकार ने इन्हें उनके घरों तक पहुँचाने का निर्णय लिया है। रोडवेज डिपो रेवाड़ी से 16 से नारनौल डिपो से बसों का संचालन इन 858 छात्रों को प्रदेश के हर जिलों में उनके घरों तक पहुंचाने के लिए किया गया है। ये कोटा भेज रहे हैं जी। अभी कोटा जो है ना 16 गाड़ियाँ यहाँ रेवाड़ी डिपो से हैं और 15 गाड़ी नारनौल डिपो से, टोटल 31 गाड़ियाँ भेज रहे हैं। आप छोड़ने होते हैं? ऐसा फंसे हुए नहीं है। जो लिस्ट हमारे पास जो आई है, जो बच्चे हमारे जो कोचिंग ले रहे हैं वहाँ पर जो गए हुए हैं हरियाणा क्षेत्र के, वो 858 की लिस्ट हमारे पास आई हुई है। तो उन बच्चों को लाने के लिए ये बसें भेजी जा रही हैं। वहाँ से वो जैसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो जैसा भी गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है उसके अनुसार वो कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें छोड़े। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस घातक संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद है। इसके साथ ही देश के तमाम धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही पर पाबंदी लगाई गई है।
बात करें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित संगम घाट की, तो साल भर श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाला संगम घाट इन दिनों वीरान पड़ा हुआ है। लॉकडाउन के कारण संगम घाट से श्रद्धालु नदारद नजर आ रहे हैं। संगम घाट पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बंद होने के कारण यहां फूल बेचकर अपना गुजारा करने वाले लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दर्शनार्थियों ने नहीं आने से फूल बेचने वालों के काम पर बुरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ फूल बेचकर अपना गुजारा करने वाली एक महिला का कहना है कि उसके पति नहीं हैं और अपने 4 बच्चों का गुजारा वो फूल बेचकर करती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते रोजगार ठप हो गया है। ऐसे में रोजी रोटी का इंतजाम करना बेहद मुश्किल हो गया है। पड़ा हुआ बच्चन के खाने के तकलीफ हो गया। बच्चन के खाने खातिर कहाँ व्यवस्था करें, चारों बच्चन बैठे हैं, मेरा आदमी ख़त्म हो गया, क्या करें। हम आते हैं फूल माला बेचते हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, क्या करें। आपको रोटी देने खातिर बच्चे खातिर आते हैं, यहाँ को कुछ मिल नहीं रहा था। दिन भर बैठे हैं, एक कोड़ नमक नहीं मिल रहा, सहारा नहीं है। सहारा लगा के आते हैं, सहारा नहीं है। पुलिस वाले आते हैं, चिल्लाते हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं। फूल लगाते हैं टोकरी में थोड़े थोड़े लगा के फिर बेचते हैं। जिनमाना आ नहीं रहा है, लॉकडाउन ऐसा बढ़ गया, बच्चन के खाने के कमाने के कहाँ से आए, कहाँ खियाएं। यूपी के प्रयागराज में बीते 2 दिन पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के साथ 19 विदेशी जमाती समेत 30 अन्य लोगों को प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसको प्रयागराज स्थित नैनी सेंट्रल जेल भेजा गया था। नैनी सेंट्रल जेल भेजने के बाद जमातियों को अलग अलग बैरक में रखा गया था। फिर प्रशासन ने ग्रीन फील्ड्स एकेडमी स्कूल में एक अस्थायी जेल बनाने का निर्णय किया। ग्रीन फील्ड्स एकेडमी स्कूल को एक अस्थायी जेल में तब्दील कर दिया गया है और सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अस्थायी जेल का निरीक्षण करने प्रयागराज के एडीजी जोन प्रेम प्रकाश और उनके साथ आईजी प्रयागराज जोन केपी सिंह भी पहुंचे और जेल का निरीक्षण किया, जिसमें जेल अधिकारियों के सुपरविजन में यहाँ सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जिन लोगों का कोरोना पॉजिटिव होने की हिस्ट्री रही है, ट्रैवल हिस्ट्री रही है और पूर्व में जिन्होंने तबलीगी जमात से संबंधित रहे हैं या ऐसे लोग जो किसी भी तरीके से संक्रमण का शिकार रहे हैं या ऐसे लोगों के संपर्क में आए हैं, वो जब भी जेल भेजे जा रहे हैं उनको एकदम अलग रखा जा रहा है ताकि वो कैदियों के साथ संक्रमण लेकर ना जाएं। तो यहाँ ये व्यवस्था कर दी गई है, उन सबको यहाँ रोका जाएगा। उनकी सुरक्षा व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था और पूरी तरह से बिल्डिंग को सैनिटाइज करने का कार्य किया जाएगा। यहाँ जमातियों के साथ प्रोफेसर राशिद को भी, यहाँ पे शाहिद को भी रखा जाएगा साथ में। यहाँ सभी ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनकी या तो उनका साथी होने की हिस्ट्री है या कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं या उनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है, ऐसे लोगों को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, उन्हें किसी का भय नहीं। दरअसल जनपद के उदयपुर थाना के अंतर्गत मदिकापुरवा ग्राम सभा में दबंगों ने एक किशोर का अपहरण कर उसकी गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की। किशोर के अचेत होने पर अपहरणकर्ताओं को लगा कि किशोर की मौत हो चुकी है, तो रास्ते में ही किशोर को फेंककर अपहरणकर्ता दबंग भाग गए। कुछ समय बाद युवक को होश आने पर वह पास के गांव पहुंचा और अपने परिजनों को फोन पर घटना की जानकारी दी। परिजन आनन फानन में किशोर को प्रतापगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए। फिलहाल पीड़ित किशोर इलाज चल रहा है। तो ये नहीं हुआ था, रात 11:55 पर इनको उठा के ले गए। इनको उठाने के 10 मिनट बाद उनको खबर मिली कि तो गायब है। फिर प्रशासन को बुलाया, प्रशासन ढूंढी तो पूछा कि कहाँ इनका घर कहाँ है, खिलाफ पार्टी का, जो ले गए उठा के तो उनके सामने है। तो किस चीज़ से ले गए थे उठाकर? स्कॉर्पियो कहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में हम उसको देख नहीं पाए हम बराबर। अचानक हम चोट उठे। उसके बाद 11:55 के बाद हम इनको इंक्वायरी किया। जब नहीं मिले तो हम पुलिस को बुला के हमारा भांजा गायब हो गया है। जब पुलिस आई तो उसको ढूंढा तो इतने में 15 मिनट के बाद इनका फ़ोन आ गया लड़के का कि सर हमको मार के यहाँ पर फेंक दिया पलेरिया चौराहे पे। तो उसके बाद पुलिस गई, इनको उठा कर ले आई। उसके बाद प्रतापगढ़ में हाजिर एडमिट किया। वैश्विक महामारी के बाद देश में हुए लॉकडाउन के बाद कई मजदूर और उनके परिवार भुखमरी की कगार पर आ गए हैं।
ऐसे ही परिवार की महिलाओं को रोजगार देने के लिए यूपी के फतेहपुर जिले का एक सामाजिक संगठन सामने आया है जो महिलाओं को रोजगार देने का काम कर रहा है। यह सामाजिक संगठन महिलाओं से मास्क बनवाकर रोज इन्हें 150 से 200 रुपए का रोजगार दे रहा है। वहीं महिलाओं ने बताया कि हम लोग इस सामाजिक संगठन से जुड़कर मास्क बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण हो रहा है। वहीं सामाजिक संगठन की महिला सदस्य मधु साहू ने बताया कि हमारे संगठन के द्वारा 8 महिलाओं को रोजगार देने का काम किया गया है, जिससे महिलाएं रोजाना 150 से 200 रुपए कमा लेती हैं। समस्या तो बहुत आ रही है महिलाओं को, खासकर क्योंकि उसके हस्बैंड लोग कुछ करते नहीं हैं। अब मेरे साथ ऐसी महिलाएं जुड़ी हैं कि एक के हस्बैंड पहले ट्रक ड्राइवर थे, फिर ऑटो ड्राइवर हैं, तो अब वो कुछ नहीं कमा रहे, तो मार्क्स से उनको 200 रुपये पर डे मिल रहा है। एक महिला है जिसके 15 साल पहले उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया है, वो उसमें सहायिका थी आंगनबाड़ी में, लेकिन अब कुछ उनको मिलता नहीं है, तो मार्क्स से 200 रुपये पर डे कमा रही हैं। एक लड़की है सोनी, उसका अर्चना नाम है, अपर्णा नाम है। वो लड़की, उसके फादर और भाई लॉकडाउन में फंसे हुए हैं दिल्ली में, वो आ नहीं पा रहे, उनको राशन की भी दिक्कत है और पैसे की भी दिक्कत है। तो मैं सोच फाउंडेशन से उसको राशन भी प्रोवाइड करवा रही हूँ, प्लस मास्क बनवा के 200 रुपये पर डे उनको मिलता है। सोनी नाम की एक महिला है, उनके हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो उनको भी मास्क से पर डे 200, 250, 300 इस तरह से वो बना लेती हैं और उनको मिल जाता है। और 5000 मास्क मेरा टारगेट था, जिसमें 2500 मास्क मैंने बंटवा दिया है। और ये मास्क मैंने पुलिस कर्मियों को बंटवाया है, मीडिया में बंटवाया है, बैंक में बंटवाया है, अब पैथोलॉजी में भी जाएगा और डॉक्टर्स को भी जाएगा और आम आदमी। आप लोग मास्क बना रहे हैं, किस तरह से आप लोग घर चल रहा है, क्या स्थिति है? अरे घर की स्थिति बहुत ख़राब है, मगर ये मधु दीदी जी हैं जो, इनकी वजह से मास्क का काम हम लोगों को मिल गया है। तो इससे हम 170 बना लेते हैं तो 150-300 रुपये तक रोज़ का मिल जाता है। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, आदमी मेरे काम करते थे मगर बहुत अच्छा नहीं करते थे, 100-200 रुपये रोज़ कमाते थे, तो उसमें क्या होने वाला है। तो अब दीदी की वजह से थोड़ा सा काम मिल रहा है, तो काम बच्चे भी पल रहे हैं, घर भी चल रहा है। कितना कमा लेते हैं? हम तो 200-300 रुपये रोज़ कमा लेते हैं। क्या नाम है? सोनी देवी। इस समय देश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है, मजदूर तंगी के शिकार हैं। ऐसे में ब्रिटिश सिख काउंसिल ने इनको सहायता देने के लिए एक बीड़ा उठाया है। इस रिपोर्ट में देखिए। पूरा देश पिछले 1 महीने से लॉक है। ऐसी स्थिति में रोज कमा कर खाने वालों के सामने दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। आम आदमी के लिए मौजूदा हालातों में घर का पालन पोषण कर पाना अब मुश्किल हो चुका है। ऐसे में पिछले कई सालों से गरीब और मजबूर लोगों की मदद कर रही ब्रिटिश सिख काउंसिल की ओर से लगातार लोगों की मदद की जा रही है। दरअसल ये संस्था पिछले 18 सालों से NRI पंजाबी लोगों के सहयोग से पहले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में और अब मौजूदा हालातों में लुधियाना और कपूरथला में 1000 से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को राशन की किट भेंट कर चुकी है। वहीं इस मौके पर राशन लेने पहुंचे जरूरतमंद लोगों ने संस्था का धन्यवाद किया। कोई भी होर स्कूल इदां दा कोई भी नहीं हले ताईं कोई भी एजुकेशन कोई नहीं मोरे खड़िया जिहड़ा ये गरीब लोकां लई लैके राशन बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करते इन्हां दा। सानू इन्होंने हेल्प साडी बहुत ज़्यादा की, छोटे छोटे साडे बच्चे आ तो असीं विधवा जनानियां औरतां घर नहीं साडी किसी ने हेल्प नहीं की। तो असीं धन्नवाद करते भैन भरावां दा जिहड़े सिक्खी बाहर बैठे आ, उन्हां दा बहुत ज़्यादा धन्नवाद आ कि सानू गरीबां नूं रिजक दिता, उन्होंने साडे बच्चों दे पटाला किया, बहुत वधिया लगा सानू। साडी इन्हों ने बहुत बड़ी हेल्प की, असीं इन्हां दा बहुत धन्नवाद करते हैं। ऐसा कोई भी स्कूल नहीं गा जिन्होंने साडी मदद की होवे। ये सानू 1 महीने तो राशन दे रहे हैं, असीं इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद कर रहे हैं। ये सिक्खी जो उपराला इन्होंने किया है बाहरले देशों सिक्खी वालियां दा असीं बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। नहीं होर किसी ने नहीं किया हले, जिद्दां इहने सानू बहुत धन्नवाद इहदा जिहड़ा सानू इत्थे इन्हां ने सद्दिया। वो कहंदे भी साडे मैडम कहंदे साडे मास्टर कहंदे आण के तुसीं साडे नाल गलबात करो ते अपना राशन ले जाओ। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल और चेयरमैन ने कहा कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खाना नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते हमारी संस्था ने ऐसे लोगों की मदद का बीड़ा उठाया है।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰ ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਲੀਗੜ ਸਿੱਖ, ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ और बहुत पिंडों के नाल लिस्टां बन के आ रही हैं और जिन्हां पिंडों की लिस्टां बन के आ रही हैं उन्होंने घरों में उन्होंने सुक्का राशन दिता जा रहा है। गौरतलब है कि देश में इस समय करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। ऐसे में लोगों के पास पैसे न होने की वजह से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से अब सामाजिक संस्थाएं लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। कपूरथला से सुनील कुमार की रिपोर्ट, ANB न्यूज। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ।